नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, अपने घर में खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। दिन के पहले हफ्ते का आगाज़ हो चुका होगा और एक लंबी आपके कामों की लिस्ट जो थी, जो आने वाले हफ्ते के लिहाज से एक तैयार हो चुकी होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कुछ के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे, कुछ के ख़त्म पे होंगे और यही सारी चीज़ें, घर में पढ़ाई का माहौल चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो बच्चों ने एक लंबी फरमाइशें कर रखी होती हैं कि जी ये करना है या वो करना है, या ये फरमाइश है या वहाँ जाना है, या ये एक्टिविटीज़ करनी है। और माएँ और बाप स्पेशली बच्चों की उन फरमाइशों को पूरा करने में लग जाते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का एसेंस भी है और मोहब्बत की मीरास भी यही है कि हम अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबको जोड़े रखते हैं। और जब वक्त आता है पढ़ाई का तो माएँ ऐसा लगता है कि उनके अपने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और बच्चों के साथ वो उसी तरह से जुट जाती हैं। ना दिन का होश होता है, ना रात का होश होता है। बच्चों को बस वो फ्लरिश कर रही होती है, यानी कि उनके खाने पीने का ख्याल, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको फजर में उठाना कि उनको रिविज़न करनी है, फिर उनके साथ सर पे खड़े होना, या उनके सोने का ख्याल रखना कि वो सोने जा रहे हैं तो वो खैरियत से सो जाए, उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो और वो अच्छे से पढ़ सके। और वो बच्चे जो इतना ध्यान नहीं लगा रहे होते हैं, माएँ उनके पीछे पागल बनी हुई होती हैं कि पढ़ लो, उनके जाने आने पर नज़र रखी होती है कि नहीं भाई इतनी देर जाना है या इतनी देर आना है। और लेकिन एग्ज़ाम्स के दिनों में वो उनके ऊपर सर पे डंडा लिए खड़ी होती हैं कि बच्चे हमारे किसी तरह से पढ़ लें और ये एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लें। और वो बच्चे जो सारा साल मेहनत कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी बर्डन इसलिए होता है कि उनको टॉप पोजीशंस अपनी हासिल करनी होती है, वो लूज़ नहीं करना चाहते वो नंबर्स जो उन्होंने गेन किए होते हैं। तो बहरहाल ये जो हमें भी याद आते हैं इम्तिहानात का, वो हमारा जो माहौल होता था, हमारी ज़िंदगी किस तरह से चल रही होती थी और हम जब भी याद करते हैं तो हमें बड़ा मज़ा भी आता है। मैं अपनी भी बात करूँ तो जो तैयारी होती थी, जो आखिर के दिनों की तैयारी होती थी, ऐसा लगता था कि बस ये तैयारी कर लें, अगर ये नहीं हुआ तो शायद कुछ भी नहीं होगा। और एग्ज़ाम जाते वक्त किताब पढ़ रहे होते थे कि बस ऐसा ना हो कि ये आ जाए, ऐसा ना हो कि ये आ जाए, और कोशिश कर रहे थे कि अपना जो भी हमारा पेपर है उसको जल्दी टिक मार्क करके और अच्छे नंबर्स लेकर, और जब वापस आते तो फिर उसकी स्क्रूटनी खुद करने बैठ जाते थे कि हमने कहाँ गलती की है, कितने नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे और कितने नंबर्स आएंगे। तो बहरहाल इसी मेहनत की वजह से शायद आगे चलते चलते आज हम लोग किसी जगह पे पहुंच गए हैं। इन्हीं सारी सूरत हाल, मुल्क की माशी सूरत हाल, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पे बात होगी। ये भी मैं बताती चलूँ कि जुमेरात को हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट तशरीफ़ लाए थे और बहुत ही मुल्की इक़्तिसादी माशी सूरत हाल पे तो बात करते हैं, लेकिन जो उनका इन जनरल तज्ज़िया होता है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और मैंने अपने प्रोग्राम में भी उनसे इसी बात की बढ़ के तायीद भी की थी कि जब वो आते हैं तो मेरे इल्म में बड़ा इजाफा होता है, मैं बड़ा मुस्तफ़ीद होती हूँ। राना आसिफ हबीब साहब, उनका कल क़ज़ा इलाही से उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब उनके हक़ में उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। मुझे ऐसा धक्का सा लगा और एक ऐसा धचका लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया की बेसबाती का जिक्र मैं कैसे करूं। मुझे समझ नहीं आया कि एक चलता फिरता इंसान जिससे मेरी अभी मुलाकात हुई है और वो कैसे दुनिया से ऐसे रुखसत हो गया। यही हमारी ज़िंदगी, हम किन जगहों में और किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम मुल्क की सूरत हाल देखें तो हमारे हुक्मरान एक ऐसी जंग में मसरूफ़ है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा उनका अपना ज़ाती नज़र आता है और उनको ये नज़र नहीं आता कि जो आवाम है वो किस दुख और तकलीफ़ से गुजर रही है। तो क्या उनसे सवाल नहीं होगा? क्या उनको अपनी जानों और अपनी ज़िंदगी के बारे में पता है? कल कोई नहीं जानता कि कितनी ज़िंदगी और कितना जीना है। कोई कितना ही मशहूर क्यों ना हो, लेकिन सबको उसी मिट्टी में जाना है। कितनी जायदादें बना ले, उतनी ही जायदाद लेके जाएगा जितना उसका जिस्म है। तो ये है ज़िंदगी। ज़िंदगी की बेसबाती का क्या जिक्र करें, लेकिन जब मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर बात आती है तो दिल दहल जाता है, धड़क जाता है और समझ में नहीं आ रहा होता कि हम अपने हुक्मरानों को क्या बताएं, क्या समझाएं। इस सब जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो आप सबके सामने। अगर हम माश के हवाले से बात करें तो इतनी कसमोपुसी आ गई है कि जो तबक़ात है, जो मिडिल क्लास है वो लोअर लेवल पे आ गई, और जो लोअर मिडिल क्लास है उसका तो कोई हाल ही नहीं है। गरीब को तो फिर जो बिल्कुल ही नीचे लग गया, उसको तो फिर शायद खाना मिल जाता है, उसको पीना मिल जाता है, उसको आसपास के लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके वो अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन जो बीच का तबका है उसके लिए सबसे बड़ी तबाही आई है। इसके साथ साथ मुल्क में फैली अफरा तफरी सियासी सूरत हाल, ये किस घनचक्कर का शिकार हो रही है। कहा यह जाता है कि जी अभी मुल्क में चूँकि गवर्नमेंट आई है तो बेहतरी आई है, तो मईशत का इसके ऊपर क्या असर पड़ा है। ताजर बरादरी से बात करो तो वो कहते हैं कि मुल्क में जैम इस्तेकाम ही नहीं है। तो ये आखिर चल क्या रहा है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी प्रोफेसर तारिक रहीम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तारिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक साहब, ये सारी बात कहने का मकसद या बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पहले तो ये था कि जी हम आएंगे तो जी हम मुल्क में इस्तेकाम लेके आएंगे, मईशत मजबूत होगी, लेकिन लग रहा है हाथ में ही नहीं आ रही हैं चीज़ें। ऐसे ये देखें, एक तो है कि पावर गेम है कि जी मैं करूं। एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो मुझे किसी दोस्त ने सिखाया
कि हम नौज़बिल्ला खुदा बनना चाहते होते हैं कि जी ये मैं आऊँगा गवर्नमेंट में तो मैं ये करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये जब हम ये खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। हमें वो एग्ज़ाम करने चाहिए जो हमारा एक जॉब है, हम आए हैं गवर्नमेंट ली है, हमने जो वो एग्ज़ाम सर्व करना है ना, सर्व करना है, हाँ, हाँ वॉलंटियरली सर्व करना है। लेकिन हम ये कहते नहीं मैं आऊँगा, वो तो सर्व करवा रहे होते ना, गुलाम बना लिया कि उनकी खिदमत ही करें। जी तो अब वो एक निज़ाम ऐसा हमारा पाकिस्तान का, क्योंकि जब हम ब्रिटिश इरा से निकले तो वो गुलामी वाला जो मैकेनिज्म अब हमारे वो एलिमेंट अभी तक है हमारे वो जो हंटर था वो ब्रिटिश के पास, अब हंटर हमारे सियासतदानों के पास आ गया। हाँ। अब वो समझ रहे हैं कि हमें इस आवाम को इस तरह हाँकना है। जी। तो असल में सारा कुछ होता है कि आपने अगर ऐसे इक़दाम करने हैं जो कि चलें प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया आप उसको कंटिन्यू करें, अगली गवर्नमेंट, यहाँ कंसिस्टेंसी है ही नहीं। यहाँ जो आता कहते मैं करूँगा और मेरे कहने पे होगा। अच्छा होता क्या है कि कुछ हमारे जो इकोनॉमिक्स वेरिएबल होते हैं वो इंडिकेट करते हैं क्या हो रहा है। आजकल देखें काफ़ी चीज़ें शोर मचा हुआ आवाम में, महंगाई बढ़ गई। अब ये कह रहे हैं कि जो महंगाई अभी जो जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी वो उस थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन महंगाई ख़त्म तो नहीं हुई। नहीं, तो असल में क्योंकि मुझे एक बात बताएं, जो ये कहते हैं कि महंगाई कम हुई है वो किन फिगर्स पे कह रहे होते हैं? आपको दालें लेने जाएं वो आपको कहीं से वो आप जाएंगे, अगर आपने 10 दिन पहले कुछ खरीदा है तो वही सारा सामान आप 10 दिन बाद लेने जाएंगे तो आपको 2-3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए ऊपर ही मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मसला ये कि वो यानी जो फिगर्स हैं मैथमेटिकल फिगर्स उनको घुमा फिरा कर प्रेजेंट कर रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में यहाँ ग्राउंड पे क्या है वही बात कि एक आम आदमी जब एक महीने की शॉपिंग करता है उसे अगले महीने जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली बिल ज़्यादा होता है, कम तो नहीं होता। तो मैशत कहीं भी ग्रो नहीं करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो यानी दिखाने के लिए, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो फिर ये सिर्फ टीवी पे आकर ये फिगर्स बताना। हमारी इतनी बेवकूफ़ है, इतनी पागल है, हम इसके ऊपर तो बात करेंगे। मुझे सिर्फ ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इस्लामाबाद में जिस वक्त हो रहा है जी, ये हमारा आम आदमी जो घर बैठा ना, ये मैं कहीं जाऊँ ना मुझसे सवाल कर रहे होते हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने तजिए से बताइए कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई है और इसका सद्देबाब क्या है? इसमें मेरा जो अपना पर्सनल मौक़िफ़ है, मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ तालिबान थिंकिंग। जी। अच्छा, तालिबान थिंकिंग ये है कि आई एम राइट, ऑल अदर हैव टू फॉलो माय ऑर्डर्स। ठीक है, तो अब एक तरफ एक हमारी पार्टी है वो समझिए कि हम सही कर रहे हैं और हमें यहाँ आकर कंट्रोल करके और ये हम आएंगे तो सब सही हो जाएगा और हम जो कह रहे हैं वही सही है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी कह रही है कि जी हम आ गए, अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमें कोशिश करने दें। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये शो करना है कि जी हम सही हैं। अच्छा, अवाम वहीं पर मौजूद है, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। जो इस वक्त सिक्योरिटी के ऊपर जितने फिगर्स खर्चा अगर हम देखेंगे वो हम टैक्स पेयर ने पैसे दिए हैं, वो पैसे हमारे पैसे हैं। देखिए जी, इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो हमारी यानी पैदा करदा सूरत हाल है, इसमें कोई हमें ज़रूरत नहीं है सूरत हाल पैदा करने की। इस वक्त मतलब ऐसे हालात नहीं थे कि ज़रूरत नहीं, क्रिएट की गई सिर्फ और सिर्फ अपने पावर शो करने के लिए कि जब मैं पावरफुल हूँ या मैं पावरफुल नहीं हूँ। देखिए इस वक्त हम जितने हालात में गुजर रही है अवाम, अब कल के हालात देख लें कराची के क्या हुआ, तो इस हालात में ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई भी अगर बाशऊर और विजनरी सियासतदान होगा वो मेरे ख्याल में इस किस्म के आइटम उसको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, फिर दूसरा ये कि हम अभी एक दो जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू तो पता चल रहा है कि इस्लामाबाद में क्या, बाकी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बिल्कुल खामोश है। जो हमारे जो नेशनल टीवी हैं जी उन पर कोई बात नहीं चली। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अच्छा सोशल मीडिया पर भी देखें चीज़ें डीफेक्ट, सोशल मीडिया को भी रोक दिया जा रहा है ना, वो चलता ही नहीं है। जी, अब वो इतना स्लो हो गया कि अब इवन वॉइस भी हम भेज रहे हैं कोई किसी को तो वो भी अपलोड डाउनलोड में टाइम लग रहा है। तो देखें कुछ ना कुछ तो इस्लामाबाद में जो इस वक्त भी लोग मौजूद हैं और वो काम हो रहा है। लेकिन इशू था कि जो लीड कर रहा था वो फिर वापस पहुंच गए अपनी असेंबली में और उन्होंने वहाँ पर अपना बड़ी ज़बरदस्त तकीर की और अब सबको नसीहतें की। भाई नसीहतें, आप जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आते हैं। आपने ये पूरा मॉब लेके गए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ KPK के खर्चे पे लेके गए, ये चीज़ें आनी चाहिए। जब तक एक जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म
या कोई भी एक ब्यूरोक्रेट खर्चा करता है वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि इसने ये खर्चे कहाँ किए, ये अवाम के पैसे के खर्चे हैं। आप अवाम के पैसों के ऊपर डिसीजन इस किस्म के नहीं ले सकते जो कि पर्सनल हों या पॉलिटिकल डिसीजन हों। तो ये सारा कुछ जातियात का तो खेल ही नहीं है ना, ये खेल ही जातियात पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में चल ही जातियात। लेकिन एक बात बताएं, एक इंसान एक किसी पोस्ट पे आता है, अगर आप अपने इदारे में बैठे होते हैं, आपको पता होता है, आपको पता है कि 1 महीने बाद अगर मुझे हिसाब किताब करना है तो आप उसका 10 दिन से करके वो आप उसको रखते हैं कि उस 1 महीने में मेरे ऊपर जो है ना बर्डन ना पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे होता है। और एक ईमानदार आदमी, तो क्या इन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो डे बाय डे जो अपनी चीजों को बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट रखे? असल में देखिए यहाँ हमारे यहाँ जैसे सियासत की ऑक्शन क्यों नहीं होती? देखिए थोड़ा इंग्लैंड का एग्जांपल लेते हैं। इंग्लैंड में जो भी सियासतदान होते हैं उसके बाद उनके साथ एक टीम अटैच हो जाती है, ठीक है, कि शेडो मिनिस्टर्स के नाम से। तो वो शेडो मिनिस्टर्स क्या होते हैं, वो मिनिस्ट्री के साथ रहते हैं और सीखते हैं। हाँ। हमारे यहाँ किसी की तरबियत नहीं होती। आप अगर किसी अच्छे खानदान की बेटी हैं या बेटे हैं तो आप वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो हमारी क्वालिटी, हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनने का ये है। ये नहीं है कि उनको कितना काम आता है या वो असेंबली में पहले गए। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं हमारी तारीख में जिन्होंने फर्स्ट टाइम असेंबली में इलेक्शन लड़ा और डायरेक्ट वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बने फर्स्ट टाइम। अच्छा, जबकि उनको पार्लियामेंट क्या कुछ नहीं पता, रगड़ा ही नहीं खाया उन्होंने। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, देखिए मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट क्या हुआ। पार्लियामेंट जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन करनी थी, ठीक है, यानी वज़ीर आज़म का काम है सिस्टम ऑपरेशन करना और पार्लियामेंट लेजिस्लेशन। अब जब पार्लियामेंट को आपने दे दिए पैसे कि भाई आप काम करवाएं, ये अब जब पैसे आएंगे तो आप अपने जानने वालों को पैसे देंगे, उसमें से कमीशन लेंगे। जब इस किस्म के कामों पे आपने लगा दिया पार्लियामेंट को, तो फिर पार्लियामेंट का जो असल रूह थी वो तो लेजिस्लेशन थी, भाई कानून साजी करनी थी। ऐसे कानून बनाए जो आवाम के लिए फायदेमंद हो। मुझे बताएं कि जो हमारे पार्लियामेंट इस वक्त 342 मेंबर्स हैं, उसमें से कितने लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा या कितने लोगों को पता होगा कि लेजिस्लेशन कैसे होती है? उनको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता होगा क्या आप डिस्कशन क्या चल रही है। जी भाई आप देखें ना, कभी जब आप असेंबली में जाके सवालात कर रहे होते हैं कि किसी को ये नहीं पता 23 मार्च की वो, मतलब इतनी छोटी बेसिक चीजें हैं जिनको मुल्क की तारीख ही नहीं पता, वो मुल्क की बागडोर क्या संभालेंगे। और उसके अलावा भी चले मैं मान लिया कि कुछ लोग इलेक्ट होके आ गए, लेकिन उनके साथ कोई थिंक टैंक्स तो होते हैं ना जो उनको गुड बैड बता रहे होते हैं, उनको चला रहे होते हैं। अच्छा, हमारे जो थिंक टैंक जो है जिसको किचन कैबिनेट भी हम कहते हैं, कि जब भी कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनता है तो उनके साथ एक किचन कैबिनेट होती है। अच्छा, वो किचन कैबिनेट उनको चला रही होती है और उनको आइसोलेट कर देते हैं बाकी दुनिया से। जैसे ब्रेक में बात हो रही थी कि जब अयूब खान साहब थे प्रेसिडेंट, तो उनके लिए अखबार अलग छपता था और बाकी अवाम का अखबार जो था, हालात जो थे उनको दिखाया जाता था। तो हमारे जो हुक्मरान है वो असल में खुद नहीं, मतलब उबर रहा है ना, उनको जरूरत ही नहीं है। आप कभी मैं पुराने ड्रामे ये देखती हूँ कुछ टर्की के, और उसके कभी कभार मेरी नज़र से गुजरते तो वो जो बादशाह थे वगैरह थे वो आवाम में जाते थे, बिल्कुल वो देखते थे कि हो क्या रहा है भेस बदल के। तो ये हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है क्योंकि उनको आइसोलेट किया गया, उनको ज़रूरत शायद वो सोचना ही नहीं चाहते। अब जो ये जो मैंने जिस और आपने जिस सूरत हाल का जिक्र किया इस्लामाबाद वाली, इसका कंक्लूजन क्या दिखता है? नहीं, कंक्लूजन कुछ नहीं होगा, कुछ बस वक्त ज़ाया करेंगे, आवाम का भी पैसा ज़ाया करेंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी ये बड़ी एक खबरें आ रही हैं, बड़ी र्यूमर्स हैं, इनको र्यूमर्स कह लें या एक खुशाइन बात है कि जी 27 अरब डॉलर कि जो दोस्त ममालिक हैं वो सरमायाकारी करने के लिए पुरअज़्म है। तो क्या ये सिर्फ एक चिंगारी ही छोड़ी जा रही है, ये कोई लॉलीपॉप है या वाकई कुछ? इसमें देखें, दो टर्म्स यूज़ हम करते हैं नॉर्मली। एक हमारे पास इमदाद आती है कि जी हम इमदाद दे रहे हैं, और एक हम कहते हैं कि हम सरमायाकारी कर रहे हैं। अच्छा, जब इमदाद आ रही होती है तो उसकी भी कंडीशन, अगर मैं कहूँ कि $1 बिलियन आ रहे हैं तो उसमें कंडीशन ये होगी कि इमदाद जो बांटेगा वो इदारा भी उस कंट्री का होगा, तो वो सारे डॉलर्स में पैसे वहीं वापस चले जाते हैं। इसी तरह जो सरमायाकारी भी होती है वो भी इसी तरह के हम अपने मुल्क को बेच रहे हैं एक तरह से। अच्छा। सरमायाकारी जो अभी ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, क्योंकि MOU साइंस होते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि इतनी सरमायाकारी हो भी या नहीं, हो भी नहीं, वो तो ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बताने के लिए कि पैसे आ रहे हैं। अच्छा, पैसे आ रहे हैं, वो क्या इतने ही पैसे आ रहे हैं हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि जाहिर बात है सरमायाकारी करेगा वो कुछ इक्विपमेंट लाएगा, वो इक्विपमेंट अपने हाथ से ही सरमायाकारी करेगा, वो इनको नहीं देगा। जी, तो वो अपना आपने कहा कि उसको ये डोमेन दे देते हैं कि जी आपने इस फील्ड में करनी है, और उसके लिए जो इक्विपमेंट आएगा, उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो अपने लोगों को लेके आएगा। कुछ लोग हमारे हायर होंगे
जो इक्विपमेंट आएंगे वो डॉलर्स में ही आएंगे, वो पैसे वापस चले जाएंगे। तो उसका मेरे ख्याल में फ्रैक्शन 10 to 20% ही कहीं पाकिस्तान में वो यूज़ होगा। अच्छा, बाकी ये कि अभी ऐसी सरमायाकारी हो, जैसे अब कई को ले लेते हैं, अब कई उन्होंने हमारे हाथ से निकल गया, तो अब इनके पास कितने शेयर्स हैं? अब क्या कई वाले क्या कर रहे हैं, मतलब धड़ाधड़ पैसे बढ़ा रहे हैं। यानी सोलर हमने लगाया, जो मैंने अपने घर में भी लगाया, तो हाइब्रिड लगाया, क्योंकि वो उस वक्त मना था, आप नहीं ले सकते नेट मीटरिंग। अब जितना बिल मेरा आ रहा था उतना ही आ जा रहा। हम मुल्क के हवाले से तो बात कर ही रहे, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत अहम बात आ जाती है कि क्या जो दुनिया भर में जो सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल के अलावा मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं, उनका क्या इम्पेक्ट आता है, और क्या पाकिस्तान उनके हवाले से कुछ अपनी सोच रखता है, कोई बात करना चाहता है? ये मेरा सवाल होगा तारिक साहब से। तारिक साहब, इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं, आप भी देख रहे हैं, अभी एक जंग गज़ा की चल रही थी, हिज़्बुल्लाह ने उसे उस पर एक और तीली लगा के ये भी सारी चीज़ें, फिर तीसरी ईरान, अफगानिस्तान, उसमें यमन, जुनूबी लबनान, ये एक सारी चीज़ें बनती चली गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो चलो एक बात है कि आपने ज़बान से बोल दिया, वो ज़बान वाला मौक़िफ़ भी नहीं है, उसको आगे क्या इम्प्लीमेंट करना है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उम्मत मुस्लिमा इस हवाले से क्या कहती है? देखिए, पाकिस्तान ने अपना वक़ार मजरूह कर दिया है, ठीक है। हमने सबसे इमदाद ली, हम सबसे इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान का वक़ार बहुत ही आला था, जब भुट्टो साहब का ज़माना था और इजराइल ने ज़रा मुझे फ़र्क बताइएगा। आपने कहा भुट्टो साहब के ज़माने में वक़ार बहुत अच्छा था, वक़ार क्या आला था? वक़ार ये था कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की कदर थी, हमारे पास एटम बम भी नहीं बना हुआ था। भुट्टो साहब ने सिर्फ हेलीकॉप्टर भेजे थे और इजराइल ने पीछे हट गया था। अब इस वक्त हमारे पास एटम बम है, हम इजराइल को शटअप कॉल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम तो सबके कर्जी हैं, हमने सबसे कर्जा लिया हुआ है। वक़ार इसलिए मजरूह हुआ कि हम कर्जी मांगने से हम कर्जी हैं। जब हम कर्जी हैं तो हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। यूएई देख लें, यूएई को मैंने 14 ईयर सर्व किया, पाकिस्तान ने यूएई को यूएई बनाया। अब यूएई में आप वीज़ा नहीं ले सकते पाकिस्तानी, यानी ये हालात हैं। तो अभी आप देखें ना, जो लेटेस्ट सूरत हाल है, तो अब मैं इस हालत में आप अच्छा, फिर दूसरा ये कि सिर्फ बयानबाजी, आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, मतलब आपने क्या इंतज़ाम किया? देखिए, इस पहले पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन में था, ओआईसी में जाकर कहते थे हम ये करेंगे, और वो सारी ममालिक उसके साथ थे। अब पाकिस्तान तो उस लीडिंग पोजीशन पे नहीं है, इवन दो कि हमारे पास एटम बम भी है, वो सिर्फ दिखाने का है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पाकिस्तान ने अपना वक़ार मजरूह किया है, और आई एम सॉरी, लेकिन मुझे दुख हो रहा है। लेकिन ये कि हम क्या मशरिक़ वस्ता हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम बोल सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हमारे सफारतकारी भी नाकाम हो गई है, क्योंकि जहाँ पर देखें हमारे जो भी हमारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंडियन सफारतकार और इंडियन नेशनल्स को ज़्यादा फोकस मिलती है, प्रोटोकॉल भी दिया जाता है उनको बहुत सारी कंट्रीज़ में। लेकिन आप एक बात देखें ना, मैंने अगर हम इंडिया की सूरत हाल के हवाले से बात करें, लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन आप उनका स्टाइल देखें, उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो उनका आवाम के साथ एक रब्त है, मोदी दोबारा आए और वो सारा सब कुछ आप देखें ना, कितने बड़े बड़े जो माशी मुआहदे हैं, जो ट्रेड हो रही है, आप देखें एप्पल जैसी कंपनी, टेस्ला, ये सारी सब चीज़ें, तो ये इसके लिए कुछ करना पड़ता है ना। कौन से ये उनसे कैसे नहीं? देखिए हमारा माइंड सेट प्रॉब्लम है, हमारे फिर प्रॉब्लम हमारे अपनी पर्सनल मफादात हैं। देखिए, टोयोटा और जब सुजुकी कंपनी जापान से आई है पाकिस्तान में, हमारे पास प्लांट बन गया। अच्छा, अब हमने जब मुआहदे किए उनको को भाई हमारी पूरी आप जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, आप आ रहे हो, अभी बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं, हुंडई आ रही है या दूसरी कंपनीज आ रही हैं, उनसे ये मुआहदा होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इंडिया जब भी मुआहदा करता है कि वो कहता है ठीक है हम आपसे ये ले रहे हैं, विद इन 20 ईयर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी, तो हम ये सारे। अब देखिए मारुति क्या है, मारुति इज़ अ सुजुकी, बिल्कुल सुजुकी अब उनकी मारुति बन गई, अब उनका पूरी जो चेन है वो वहाँ बनती है। हमारे जो टोयोटा है वो अभी भी पार्ट्स आते हैं, हम यहाँ पर पार्ट्स बना के, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टोयोटा की भी नहीं हुई, सुजुकी भी नहीं हुई, तो बाकी कंपनी का क्या होगा? कुछ नहीं। तो हम कितने सारे बंद भी तो हुए थे अभी पिछले दिनों सारा। इंडिया जब भी देखें, इंडिया अपने मुल्क के लिए मुआहदा करता है, ज़ात के लिए मिनिस्टर ने अपनी कमीशन नहीं लेनी होती। यहाँ पर हमारे मुआहदे गलत, देखें जो बिजली के मुआहदे हमने किए हैं, तो ये क्या मुआहदे हमने, यानी मतलब कोई सेंस वाला बंदा ऐसा मुआहदे पे साइन ही नहीं कर सकता कि जी अगर बिजली नहीं बनाएंगे तो आपको पैसे देंगे। भाई किस चीज़ के पैसे देंगे? अब बिजली नहीं बना रहे तो पैसे किस चीज़ के? उन्होंने कहा कि जी जब बिजली नहीं भी बनेगी तो भी आप पैसे दे रहे हैं और दे रहे हैं। मतलब ये मुआहदा हमारे लोगों ने साइन किया है। मैं तो कहता हूँ इनको जब तक फांसी नहीं आएगी, इन लोगों को जो बड़ी ब्यूरोक्रेट्स हों या मिनिस्टर्स हों, कोई भी हों, जब तक आप इनको सजा। देखिए
जब तक जजा और सजा का तस्वुर पाकिस्तान नहीं होता तब तक। अच्छा, हम अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो हमारे रूट्स कहीं ना कहीं उनसे मिलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो है ना एक जज्बात, ये तो मतलब एक नफरत की एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बहरहाल रूट्स हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक उसके साथ एक एफिलिएशन है आपका किसी तरह से रख रखाव। तो क्या ये आपको लगता है कि इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात में पाकिस्तान का भी फ़ायदा है? बिल्कुल फ़ायदा मेरे ख्याल में। तो क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते, मतलब ये कि ये तो फिर वही आ गई ना कि पॉलिसी। दो चीज़ें देखें, कुछ पहले अरसे में जब मोदी साहब को पाकिस्तान आए और सारा कुछ चीज़ें हो रही हैं तो हमारे कुछ अपने ही लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मायदे हो और कुछ लोग चाहते हैं ये मायदे ना हो, तो हमारे स्टेक होल्डर्स का इशू है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जब मोदी साहब को इलेक्शन पे जाना होता है फिर उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है, तो वो तो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक माहिदा है वो उसको लेते हैं पॉलिटिकल, क्योंकि उनको पता है अच्छा फ़ायदा हमें है, फ़ायदा इंडिया को नहीं है, हमें है, इसीलिए तो यही बात क्योंकि देखिए हमारा जो हमें जी ट्रेड करना है हमने, तो हमें हर वो फ़ायदा, देखिए हम आयल ईरान से क्यों नहीं ले रहे मुझे बताएं, क्योंकि अमेरिका ने मना किया है कि आप ना लें, ठीक है, जबकि ईरान का सस्ता आयल हमें मिल सकता है और हमें डॉलर्स में भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ऐसे डिसीजन क्यों नहीं लेते जिसमें अवाम का फ़ायदा हो, पाकिस्तान का फ़ायदा हो? बस क्या बात आपने कह दी कि हम ऐसे डिसीजन क्यों नहीं लेते जिसमें अवाम का फ़ायदा हो, पाकिस्तान का फ़ायदा हो। ये एक ऐसी बहस है जो ना ख़त्म होने वाली बहस है। मेरे पास तो सवालात का ढेर है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत सारे सवाल कर नहीं सकती। तारिक रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं और हम मुस्तफ़ीद होते हैं, हम अपना इल्म लेते हैं और कोशिश करते हैं अपने अवाम को सादा और आम अंदाज में समझा सकें। तो आपको कैसा लगा प्रोग्राम आज का ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।